नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है सक्सेस पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आखिरी लेक्चर में आपको पढ़ाया था राउल्ट का नियम क्या होता है, उसी राउल्ट के नियम के आधार पे आप देखिए दो तरह के विलयन बनाए गए। विलयन कौन से होते हैं? आदर्श और अनादर्श विलयन। तो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एमपी बोर्ड में आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पढ़कर ही जाना है, ये ध्यान रखना। दो तरह के विलयन होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है। आदर्श और अनादर्श विलयन में कोई चार अंतर लिखिए, ठीक है? कोई भी चार अंतर, तो देखिए चार अंतर दिए हैं, चार अंतर दिए हैं, 2 मार्क्स का है तो पूरे नंबर देगा आपको, सारे अंतर मिल जाएंगे, ठीक है? 2 अंतर भी पूछ सकता है, 3 भी पूछ सकता है, जैसा वो पूछे वैसा आंसर देना है। आदर्श विलयन किसे कहा जाता है? तो देखिए पहला पॉइंट लिखा है, जो राउल्ट के नियम का पालन करे। तो पूरा पूरा क्या लिखा है? सांद्रता की प्रत्येक परास, चाहे सांद्रता कुछ भी हो, राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। आदर्श विलयन किसका पालन करते हैं? राउल्ट के नियम का। तो अनादर्श विलयन राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते। पहले पॉइंट का अंतर, ठीक है? क्योंकि राउल्ट के नियम राउल्ट के नियम का जो पालन करे वो आदर्श विलयन है। तो राउल्ट के नियम के अनुसार पूरे विलयन का वाष्प दाब, उसमें जितने भी घटक उपस्थित होंगे उनके वाष्प दाब के योगफल के बराबर होगा। थोड़ा सा ये आप ऐसा भी लिख के आ सकते हैं, ये ध्यान रखना। राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं मतलब पूरे विलयन का वाष्प दाब विलयन में उपस्थित जितने भी घटक होंगे उनके वाष्प दाब के बराबर नहीं होगा। देखिए यहाँ पर बराबर नहीं का चिन्ह लगाया, तो बस ऐसा आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़े। राउल्ट का नियम है आदर्श विलयन है, तो उसने बोला कि आदर्श विलयनों के लिए डेल्टा एच मिक्स, मिक्स मतलब आपने एक मिश्रण बनाया है, ये क्या लिखा है? डेल्टा एच मिक्स। तो उसने बोला कि राउल्ट के नियम के अनुसार ये जो डेल्टा एच मिक्स है, मतलब जो मिश्रण की एंथैल्पी है, डेल्टा एच को आपके 11वीं में ये सब चीजें आती है, 11वीं में एच को क्या पढ़ते हैं? एंथैल्पी में परिवर्तन, और एंथैल्पी मतलब ऊष्मा। एंथैल्पी मतलब क्या होता है? ऊष्मा। तो ऊष्मा में परिवर्तन वो बोल रहा है शून्य होगा, मतलब जब दो विलयनों को मिलाएंगे तो उसकी ऊष्मा में परिवर्तन क्या रहेगा? नियत रहेगा, शून्य मतलब नियत। तो उसने देखिए आगे लिखा भी है कि वियोजन के दौरान ना तो ऊर्जा उत्सर्जित होगी ना ही ऊर्जा अवशोषित होगी। देखिए दो चीजें होती हैं, जब भी दो पदार्थ क्रिया करते हैं तो या तो वो ऊष्मा उत्सर्जित कर सकते हैं या ऊष्मा अवशोषित। अब दो विलयनों को यदि मिलाएंगे, है ना, दो विलयनों को मिलाएंगे तो या तो ऊर्जा अवशोषित होना चाहिए, उत्सर्जित। लेकिन आदर्श विलयनों में ना तो ऊर्जा उत्सर्जित होगी ना ही ऊर्जा अवशोषित होगी। तो उसने बोला कुल एंथैल्पी में परिवर्तन जो होगा डेल्टा एच मिक्स बराबर क्या आएगा? 0 आएगा। तो आपको सिर्फ डेल्टा एच मिक्स बराबर 0 लिखना है, दूसरी तरफ बराबर 0 नहीं है ये लिखना है। मतलब वियोजन के दौरान ऊर्जा उत्सर्जित भी हो सकती है और अवशोषित भी हो सकती है। तो पहले पॉइंट आदर्श विलयन में जो पॉइंट लिख रहे हैं उसी के उल्टे पॉइंट किस में हो जाएंगे? अनादर्श में। फिर अगले तीसरे पॉइंट में उसने बोला दो विलयनों को मिला भी दो तो उनके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो इसलिए उसने बोल दिया कि डेल्टा वी मिक्स यहाँ पे क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। डेल्टा वी मिक्स बराबर क्या आ जाएगा? शून्य। तो देखिए डेल्टा वी मिक्स को उसने शून्य बोल दिया, मतलब क्या? विलयन का कुल आयतन परिवर्तित नहीं होता है। तो उसने बोला कि अनादर्श विलयन में डेल्टा वी शून्य के बराबर नहीं आएगा। डेल्टा वी शून्य के बराबर नहीं आने का मतलब विलयन का आयतन बदलेगा, ठीक है? तो ये 3 अंतर हो गए। बाकी अंतर उदाहरण से देखिए, उदाहरण आपको आगे भी काम में आएंगे, बताऊंगा कहाँ पर। उदाहरण में अब आप कोई से भी 2 उदाहरण याद कीजिए, मैंने 4 लिख के दिए, जिससे बहुत सरल है। बेंजीन और टॉलुइन का मिश्रण आदर्श विलयन कहलाता है। हेक्सेन और हेप्टेन का मिश्रण आदर्श विलयन कहलाता है। क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन का मिश्रण आदर्श विलयन कहलाता है। एथिल क्लोराइड एथिल ब्रोमो आयोडाइड का मिश्रण आदर्श विलयन कहलाता है। मैंने 4 लिख के दिया, आप कोई से 2 याद कर सकते हो, ठीक है? क्योंकि वो 2 पूछता है या फिर वो आपसे 2 उदाहरण पूछेगा। यदि 3 नंबर का क्वेश्चन है तो 3 उदाहरण पूछ सकता है। तो कम से कम 3 तो याद करो। और याद करने का भी एक तरीका है, देखो बेंजीन और टॉलुइन दोनों एक ही कैटेगरी के होते हैं। एक ही कैटेगरी का मतलब क्या होता है? एक ही श्रेणी का मतलब क्या है कि बेंजीन भी हाइड्रोकार्बन है, टॉलुइन भी हाइड्रोकार्बन है। इनके सूत्र में कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कुछ आता नहीं है। हेक्सेन और हेप्टेन दोनों एल्केन है। देखो नाम मिलता जुलता है ना, हेक्सेन और हेप्टेन, तो मिलते जुलते नाम वाले आपस में क्या बनाते हैं? आदर्श विलयन। क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन मिलता जुलता नाम। यदि आपको थोड़ा सा याद रखना है तो आप इस ट्रिक का उपयोग कर लो। क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन मिलता जुलता नाम, एक के पास क्लोरीन है दूसरे के पास ब्रोमीन है, बाकी बेंजीन तो है ही। नीचे वाला देखो, और वो भी आसान है। एथिल आयोडाइड, एथिल ब्रोमाइड और एथिल आयोडाइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड।
अब ब्रोमीन और आयोडीन होते तो हेलोजन ही है, एक ही कैटेगरी के, और एथिल एथिल तो आ ही रहा है। तो आप चाहो तो कोई भी आसान उदाहरण याद कर सकते हैं जिससे आपको आसानी से याद हो जाए। एक जैसे नाम वाले हैं, थोड़ा सा एक शब्द का अंतर आ सकता है, ठीक है, तो वो आदर्श विलयन बनाते हैं। तो अनादर्श विलयन में कौन आ जाएगा? अनादर्श विलयन में फिर एक जैसे नाम वाले नहीं होंगे, आप कोई सा भी मिश्रण जब डाल दो, एसीटोन के साथ एथेनॉल, जल के साथ मेथेनॉल, एसीटोन के साथ में एनिलीन और एसीटोन के साथ में क्लोरोफॉर्म, ठीक है। देखो 3 जगह एसीटोन आया, बस अंतर क्या है, एथेनॉल, एनिलीन और क्लोरोफॉर्म। तो थोड़ा सा ऐसा याद कर लोगे चल जाएगा, जल के साथ में मेथेनॉल, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा। अनादर्श आदर्श विलयन के उदाहरण पूछे जाते हैं तो ये राउल्ट के नियम के आधार पर 2 तरह के। अब बच्चों देखो, अनादर्श विलयन जो है वो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं। मतलब क्या कि अनादर्श विलयनों के लिए डेल्टा H 0 के बराबर नहीं है, डेल्टा V 0 के बराबर नहीं है, P बराबर है ना, अभी मैंने आपको बताया कि अनादर्श विलयन में P कुल वाष्प दाब बराबर दोनों 2 घटकों के वाष्प दाब के योगफल के बराबर नहीं आता। इसका मतलब क्या? इसका मतलब या तो ये मान ज्यादा हो जाएंगे या फिर ये मान कम हो जाएंगे। जब 2 विलयनों को मिलाया जाएगा तो पूरे विलयन में ये सारे मान जो लिखे हुए हैं ये या तो ज्यादा हो जाएंगे या कम हो जाएंगे। ज्यादा हो गए तो वह धनात्मक मान कहलाएंगे, कम हो गए तो ऋणात्मक। 0 से कोई चीज ज्यादा हो गई तो धन में आ जाएगी, 0 से कोई चीज कम हो गई तो वह ऋण में आ जाती है। तो उसने बोला कि अनादर्श विलयनों में 2 चीजें हो सकती है, या तो मान 0 से ज्यादा चले गए या फिर मान दिए गए मान से क्या हो गए, कम हो गए। यदि ज्यादा चले गए तो मान धनात्मक रहेंगे, यदि कम हो गए तो मान ऋणात्मक होंगे। तो फिर देखिए उसने बोला अनादर्श विलयन के लिए फिर 2 तरह के अनादर्श विलयन होते हैं, और उसमें आया धनात्मक विचलन दर्शाने वाले अनादर्श विलयन और ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले अनादर्श विलयन। फिर एमपी बोर्ड का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, धनात्मक विलयन और ऋणात्मक अनादर्श विलयन में अंतर बताइए। दोनों अनादर्श विलयन है लेकिन एक धनात्मक है और एक क्या है, ऋणात्मक। धनात्मक क्यों बोला, मान ज्यादा हो जाएगा, ऋणात्मक क्यों बोला, मान कम हो जाएगा। किससे? जो राउल्ट के नियम से मान आ रहे थे उनसे, ठीक है। तो देखो परिभाषा भी वैसी है। फिर 4 अंतर और एक 5वां उदाहरण, जैसे उदाहरण पूछ लेता है। तो अब देखो आपको धनात्मक विचलन वाले के बारे में क्या लिखा है। देखो क्या लिखा है, राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि ये भी तो अनादर्श की कैटेगरी में आते हैं। अनादर्श के ही 2 भाग हैं, है ना, ये भी अनादर्श में ही आता है और ऋणात्मक विचलन भी किस में आता है, अनादर्श। जो अनादर्श हैं वो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते, दोनों राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते। अंतर क्या फिर? तो उसने बोला धनात्मक विचलन वाले विलयन क्या करेंगे, तो इन विलयनों के जो वाष्प दाब है वो राउल्ट के द्वारा मानों से क्या हो जाएंगे, अधिक। राउल्ट के नियम से जो मान निकल रहे हैं उससे ज्यादा। जैसे देखो क्या लिखा है, डेल्टा H का मान 0 से ज्यादा हो गया, ठीक है। डेल्टा V का मान भी आप 0 से ज्यादा कर सकते हैं, मतलब आयतन बढ़ जाता है। देखो डेल्टा V बढ़ गया, आयतन बढ़ गया। डेल्टा V अपन ने पढ़ा था आयतन के लिए, क्या पढ़ा था अभी पिछले वाले पार्ट में, डेल्टा V 0 से ज्यादा चला जाएगा, ऐसा लिख लो, ठीक है। डेल्टा H 0 से ज्यादा का मतलब क्या, उष्मा शोषी क्रिया। यदि 0 से ज्यादा हो जाता है डेल्टा H उष्मा अवशोषित होती है। तो डेल्टा H 0 से कम का मतलब क्या हो जाएगा, ऊर्जा उत्सर्जित होगी। तो पहले अपन धनात्मक वालों की बात करें तो उसने क्लियर बोला कि मान अधिक हो जाएंगे। किससे मान अधिक हो जाएंगे, राउल्ट के द्वारा जो परिकलित मान है उससे ज्यादा, तो वो धनात्मक विचलन वाले, जिससे डेल्टा H 0 से ज्यादा हो जाएगा, डेल्टा V मिक्स 0 से ज्यादा हो जाएगा। और धनात्मक विचलन वाले जितने भी होते हैं वो सब निम्न स्थिर क्वाथी मिश्रण बनाते हैं। अभी ये स्थिर क्वाथी क्या होता है अगली स्लाइड में वही आएगा। तो निम्न स्थिर क्वाथी मिश्रण बनाते हैं, ये ध्यान रखना। अभी इस सीन के उल्टे पॉइंट ऋणात्मक वाले, देखिए ऋणात्मक वाले भी राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं। मतलब क्या कि इन विलयनों के आंशिक वाष्प दाब राउल्ट के परिकलित मान से क्या होते हैं, कम होते हैं। यहाँ पे कम लिखा है, उधर ज्यादा लिखा है, ठीक है। अब ऋणात्मक वालों के मान राउल्ट के द्वारा निकाले गए मान से क्या कम, जैसे डेल्टा H मिक्स भी क्या हो जाएगा, 0 से कम। आयतन भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। आयतन घटने का मतलब डेल्टा V मिक्स भी क्या हो जाएगा, 0 से कम। मान कम हो गए, ठीक है, मान क्या हो गए बच्चों, कम हो गए। और ऋणात्मक विचलन वाले क्या बनाते हैं, उच्च स्थिर क्वाथी मिश्रण बनाते हैं। धनात्मक वाले कैसा बनाते हैं, निम्न, और ऋणात्मक वाले कैसा बनाते हैं, उच्च स्थिर क्वाथी मिश्रण। अभी ये स्थिर क्वाथी मिश्रण क्या है आगे आएगा,
ठीक है, पर ये 4 अंतर याद होने चाहिए। मेन तो फिर उदाहरण, जैसे आपको एक बार उदाहरण आ चुके हैं एमपी बोर्ड में, समझ में आए। तो देखिए धनात्मक विचलन वालों में कौन कौन से उदाहरण आते हैं, तो एसीटोन के साथ में एथेनॉल ले लो, जल के साथ में मेथेनॉल। अभी मैंने अनादर्श विलयन के पिछली स्लाइड में 2 उदाहरण बताए थे, इसे 2 याद कर लो, 2 धनात्मक वाले 2 ऋणात्मक वाले। फिर से मैं बता देता हूँ, देखो पुराने वाली स्लाइड में मैं नीचे लेके आता हूँ। ये देखिए अभी अपन ने पीछे वाली स्लाइड में क्या पढ़ा था, अनादर्श विलयन में ये शुरू के 2 उदाहरण कौन से, एसीटोन एथेनॉल और जल प्लस क्या, मेथेनॉल। यही के यही अभी यहाँ पर कहाँ है, ये धनात्मक विचलन वाले के धनात्मक विचलन। तो आपने जो अनादर्श विलयन में उदाहरण आपको मैंने दिए, वही उदाहरण में से शुरू के 2 उदाहरण किसके लिए आए, धनात्मक विचलन वाले के लिए। ठीक है, धनात्मक विचलन वाले के लिए आए। ये देखो ये लिखा है एसीटोन प्लस एथेनॉल, ये दिया हुआ है एसीटोन प्लस एथेनॉल। ठीक है, ये देखो एसीटोन प्लस क्या दिया है, एसीटोन प्लस एथेनॉल, जल प्लस मेथेनॉल। तो फिर ऊपर चले तो ऊपर भी देखो एसीटोन प्लस एथेनॉल, जल प्लस मेथेनॉल। तो अब मैं यहाँ पे आपको क्लियर बता दूं कि ये जो 2 पढ़ा है ये किसके लिए थे, धनात्मक विचलन वालों के लिए। ये कौन सा विचलन, धनात्मक। ठीक है, और ये 2 उदाहरण कहाँ आ जाएंगे, ऋणात्मक विचलन वालों के लिए। तो मैंने जो पहले ही उदाहरण आपको बता दिया अनादर्श में, उसमें से शुरू के 2 धनात्मक विचलन वाले विलयन के उदाहरण है, लास्ट के 2 ऋणात्मक विचलन वाले के। ठीक है, तो देखो ऋणात्मक विचलन वालों में क्या आना चाहिए, एसीटोन प्लस एनिलीन, एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म। देखो यहाँ दिया होगा एसीटोन प्लस एनिलीन, एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म, और भी दिए हैं। तो बाकी के 2 और याद कर सकते हैं, नहीं तो 2-2 से भी काम चल जाएगा। यदि 2 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है तो 2 उदाहरण इसके आएंगे और 2 उदाहरण उसके आएंगे। ठीक है, तो ये अनादर्श विलयन में धनात्मक विचलन दर्शाने वाले और क्या हो गए, ऋणात्मक विचलन दर्शाने। अब आगे बढ़े, देखिए अब क्या आया, अभी अपन ने देखिए यहाँ क्या पढ़ा था, धनात्मक विचलन वाले जो होते हैं वो किस प्रकार का विलयन बनाते हैं, निम्न स्थिर क्वाथी। तो अब शब्द क्या आया, स्थिर क्वाथी। ऋणात्मक विचलन वाले कैसा विलयन बनाते हैं, उच्च स्थिर क्वाथी। शब्द क्या आया, उच्च स्थिर क्वाथी। तो देखिए अब स्थिर क्वाथी क्या होता है वो है, देखिए शब्द क्या लिखा है, स्थिर क्वाथी। स्थिर क्वाथी, स्थिर का मतलब क्या, नियत। स्थिर शब्द का मतलब यदि आप समझे तो वो क्या है, नियत। क्वाथी मतलब क्या, क्वथनांक। मतलब वो बोल रहा है कि जब 2 या 2 से ज्यादा द्रव मिला दे तो पूरे द्रव का क्वथनांक क्या हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा। मतलब पूरा द्रव मिश्रण जो बना है, वो पूरा मिश्रण जो द्रव बना है, द्रव का मिश्रण बना है, वो एक स्थिर क्वथनांक पर उबलेगा। क्वथनांक किसको बोलते हैं, जिसपे कोई द्रव क्या है, उबल रहा है, एक निश्चित ताप पर उबलेगा। तो देखिए स्थिर क्वाथी मिश्रण का मतलब क्या है, और इसको मैं डिटेल में आपको अच्छे से और समझाता हूँ। पहले परिभाषा पे आ जाते हैं। वो बोल रहा है कि निश्चित संगठन वाला ऐसा द्रव मिश्रण जो एक निश्चित ताप पर उबलता है। मैंने अभी आपको क्या बोला, स्थिर क्वथनांक। क्वथनांक ताप को ही बोला जाता है। वो कौन सा ताप, जिसपे द्रव क्या करता है, उबलता है। तो देखिए उसने क्या लिखा कि मिश्रण जो एक निश्चित ताप पर उबलता है, निश्चित संगठन वाला ऐसा मिश्रण जो एक निश्चित ताप पर उबलता है और बिना संगठन बदले उसी ताप पर आश्रित होता रहता है। बिना संगठन बदले उसी ताप पर क्या होता रहता है, आश्रित होता रहता है, स्थिर क्वाथी मिश्रण कहलाता है। ऐसे मिश्रण में से उसके घटकों को प्रभाजी आसवन द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता। इतना आपको लिखना है। स्थिर क्वाथी मिश्रण की परिभाषा पूछ लेता है, क्या है परिभाषा। तो देखिए स्थिर क्वाथी मतलब जो स्थिर क्वथनांक पर उबलेगा, बस दिमाग में ये याद रखो। अब 2 या 2 से ज्यादा द्रवों का वो मिश्रण हो सकता है, उसमें निश्चित संगठन रहेगा। ठीक है, उसने बोला निश्चित संगठन वाला ऐसा द्रव मिश्रण जो एक निश्चित ताप पर उबलता है, बिना संगठन बदले उसी ताप पर आश्रित होता रहता है, तो स्थिर क्वाथी मिश्रण कहलाता है। ऐसे मिश्रण में से उसके घटकों को, उसमें जितने द्रव मिले होते हैं उसके घटकों को कौन सी विधि द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता, प्रभाजी आसवन द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता। अब ये क्या है समझो, उसको समझना क्या है। ये देखो क्या होता है कि यदि मैं किसी पात्र में, ये पात्र है समझो, इस पात्र में मैं 2 द्रव मिला दूं। मान लो एक द्रव मैंने A मिलाया, इस A का क्वथनांक है मान लो 100 डिग्री सेंटीग्रेड। एक द्रव B मिलाया, मान लो इस द्रव का क्वथनांक है 60 डिग्री सेंटीग्रेड। समझना ये जो परिभाषा लिखी है क्या लिखी है, ठीक है।
दोनों द्रव मिला दिए तो जो नीचे मिश्रण बनेगा, ए और बी दोनों मिला दिए तो यहाँ क्या बनेगा मिश्रण, यहाँ ए द्रव भी है और साथ में क्या है, बी भी है दोनों द्रव है यहाँ पे। अब सॉरी, यदि दोनों द्रव हैं, फिर से बना देता हूँ डायग्राम, ठीक है, देख लो, ठीक है। ये एक पात्र था, इस पात्र के अंदर हम एक द्रव ए डाल रहे हैं, ए का क्वथनांक है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, दूसरा द्रव बी डाल रहे हैं, बी का क्वथनांक है कितना, 60 डिग्री सेंटीग्रेड। जब मिश्रण बना तो इस पूरे द्रव में मिश्रण आ गया, यह मिश्रण में ए भी है और क्या भी है, बी भी। अब क्या, मान लो मैं इस द्रव को गर्म करता, कोई साधारण द्रव होते तो क्या होता, समझो इस चीज को। मैंने इसको गर्म किया, ठीक है, गर्म किया तो मैंने इसके तापमान को बढ़ाया, मान लो गर्म किया, शुरुआत में गर्म करने पर तापमान 25 डिग्री सेंटीग्रेड था, फिर मैंने और गर्म किया तो तापमान 30 पे चला गया, 50 पे चला गया, 60 पे चला गया। अब जैसे ही तापमान 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर गया तो देखो बी का क्वथनांक कितना है, क्वथनांक का मतलब क्या होता है, वह ताप जिस पर कोई द्रव क्या करता है, उबलता है। बी का क्वथनांक कितना है, 60 डिग्री। 60 डिग्री क्वथनांक का मतलब क्या, कि जो बी वाला द्रव है उस द्रव की वाष्प कितने डिग्री पर बनेगी, 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ठीक है। हम पानी के बारे में बोलते हैं ना कि भाई पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर उबलता है, इसका मतलब क्या है कि पानी की भाप कितने डिग्री ताप पर बनती है, 100 डिग्री ताप पर बनती है, उसकी वाष्प 100 डिग्री पर बनती है, तो वो 100 डिग्री ताप पर उबलता है, और वही उसका क्या होता है, क्वथनांक। तो देखो बी द्रव का क्वथनांक कितना बोला, 60 डिग्री सेंटीग्रेड। 60 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब क्या कि बी कितने ताप पर वाष्प में बदलेगा, 60 डिग्री पर। अब मैंने क्या किया, पूरे मिश्रण को गर्म किया, तापमान 60 डिग्री पर पहुंचेगा तो क्या होगा, इस बी वाले द्रव की क्या बनेगी, वाष्प बनेगी, बी वाले द्रव की वाष्प बनेगी, तो बी वाष्प बनकर उड़ जाएगा, और 60 डिग्री पर ए तो उबलेगा नहीं, क्यों, क्योंकि ए का क्वथनांक कितना है, 100 डिग्री। ए को भाप में बदलने के लिए 100 डिग्री तापमान चाहिए, तो 60 डिग्री पर केवल बी उबलकर बाहर आ जाएगा, लेकिन ए उबलकर बाहर नहीं आएगा, तो ए और बी दोनों आपस में क्या हो गए, अलग हो गए। अब स्थिर क्वाथी मिश्रण में क्या होता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। स्थिर क्वाथी मिश्रण में आपने कोई विलयन बनाया, उसमें कोई सा द्रव ए डाल दिया और कोई सा द्रव क्या डाल दिया, बी। इसका क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड था और मान लो बी वाले का 78 डिग्री सेंटीग्रेड था। जब दोनों को मिक्स किया तो मिश्रण का क्वथनांक स्थिर रह गया, मिश्रण का क्वथनांक क्या हो गया, स्थिर हो गया। स्थिर होने का मतलब क्या, आप इसको गर्म करेंगे तो ए की भी भाप बनेगी और बी की भी बनेगी, मतलब कि दोनों अलग हो जाने चाहिए थे। 78 डिग्री पर बी अलग हो जाना चाहिए और 100 डिग्री पर ए अलग हो जाना चाहिए, लेकिन हो क्या रहा है कि बी 78 डिग्री पर अलग हो ही नहीं रहा है, ए भी 78 डिग्री पर 100 डिग्री पर अलग नहीं हो रहा है। दोनों एक साथ अपनी वाष्प बना रहे हैं, दोनों एक साथ अपनी क्या बना रहे हैं, वाष्प बना रहे हैं। तो वो देखिए परिभाषा वही बोल रहा है कि निश्चित संगठन वाला द्रव जो एक निश्चित ताप पर क्या करे, उबले। निश्चित ताप पर उबले मतलब कि ये हो सकता है कि अब मिश्रण का तापमान दोनों द्रवों के तापमान से बहुत कम हो गया, हो सकता है कि पूरा मिश्रण 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबल जाए, या फिर पूरा मिश्रण हो सकता है 110 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबल जाए। मतलब मिश्रण इन दोनों के तापमान पर तो उबलेगा नहीं, पहले उबल रहा था पर अब उबलेगा ही नहीं। तो ऐसे मिश्रण को क्या बोलते हैं, स्थिर क्वाथी मिश्रण बोलते हैं। मतलब मिश्रण ना तो ए द्रव के तापमान पर उबल रहा है, मिश्रण ना तो बी द्रव के तापमान पर उबल रहा है, वो एक अपना अलग ही तापमान रख रहा है उबलने के लिए, ठीक है। या तो वो दोनों द्रवों के तापमान से कम ताप पर उबलेगा, या वो दोनों द्रवों के तापमान से ज्यादा पर उबलेगा, पर उन द्रवों के तापमान पर तो नहीं उबलेगा, और उबलेगा भी तो पूरा मिश्रण एक साथ उबलेगा। ये देखिए वही लिखा है कि एक निश्चित ताप पर ही उबलेगा, ठीक है। यदि दोनों द्रवों से कम ताप पर उबला, दोनों द्रवों के ताप से कम ताप पर उबला, तो बोलेंगे निम्न स्थिर क्वाथी, क्वथनांक निम्न हो गया तो निम्न स्थिर क्वाथी। और दोनों द्रवों के ताप से ज्यादा ताप पर उबला तो उच्च स्थिर क्वाथी। तो ऐसे दो नाम आए, निम्न स्थिर क्वाथी। निम्न मतलब क्वथनांक निम्न हो गया, और उच्च स्थिर क्वाथी मतलब मिश्रण का क्वथनांक उच्च हो गया, लेकिन दोनों द्रवों के बराबर तो नहीं आया, दोनों द्रवों के क्वथनांक से कम हो गया, नहीं तो फिर दोनों द्रवों के क्वथनांक से ज्यादा हो गया। किसका ताप, मिश्रण का। तो देखिए अगले भाग में लिखा है
निम्न स्थिर क्वाथी मिश्रण क्या होते हैं? तो वे विलयन जो राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन दर्शाते हैं, अभी पढ़ा था अपन ने अंतर की टेबल में। इनका वाष्प दाब क्या हो जाता है? उच्च हो जाता है। यदि वाष्प दाब उच्च हो गया तो देखिए विलयन का वाष्प दाब अधिकतम हो जाता है, तो विलयन का ताप क्या हो जाता है? कम। अभी बताया निम्न मतलब कम तापमान, तो तापमान कम हो जाएगा, वाष्प दाब उच्च हो जाएगा। जिसका वाष्प दाब उच्च हो जाता है उसका तापमान क्या हो जाता है? निम्न हो जाता है। मतलब ये निम्न ताप पर विलयन उबलने लगता है। इस तरह इसे क्या बोला जाता है? निम्न स्थिर क्वाथी मिश्रण कहा जाता है। ठीक है। और निम्न स्थिर क्वाथी मिश्रण में देखिए उदाहरण कौन से आएंगे? जो धनात्मक वाले पड़े वही आएंगे। तो धनात्मक वालों के उदाहरण आपको अभी बताए, वही के वही उदाहरण कॉपी करके यहाँ लिख देना है, तो आपको अलग से याद नहीं करना उदाहरण, बस ये याद रखना है। निम्न स्थिर क्वाथी का मतलब ऐसा मिश्रण जो दोनों द्रवों के तापमान से भी कम ताप पर उबलता हो, तो क्या कहलाता है? निम्न स्थिर क्वाथी मिश्रण कहलाता है। देखिए विलयन का तापमान न्यूनतम हो जाता है, तो इस निम्न ताप पर ही मिश्रण उबलने लगता है। ठीक है। तो इसका उल्टा देखिए उच्च स्थिर क्वाथी मिश्रण में लिखा है जो विलयन राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन दर्शाते हैं, अभी आपको ऋणात्मक बताया, जो ऋणात्मक विचलन दर्शाते हैं और उनका वाष्प दाब कम हो जाता है। यदि वाष्प दाब कम हो गया तो तापमान उच्च हो जाता है। इस ताप पर पूरा द्रव बिना संगठन बदले उबलता है। कौन से ताप पर? उच्च ताप पर। उच्च ताप पर यदि मिश्रण उबलने लगे तो इसे क्या बोलेंगे? उच्च स्थिर क्वाथी मिश्रण कहते हैं। ठीक है। उदाहरण एसीटोन, एनिलीन, ऋणात्मक विचलन वालों के जो उदाहरण बताए वही। तो आपको ये चीज समझ में होगी निम्न स्थिर क्वाथी का मतलब क्या और उच्च स्थिर क्वाथी का मतलब क्या। ठीक है। तो ये हो गया आदर्श अनादर्श विलयन, राउल्ट का नियम और स्थिर क्वाथी मिश्रण, ये सब आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। धन्यवाद।